आज हम यूपी टेट का 2011 का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स में। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा पहला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल करके 2011 यूपी टेट का पूरा मैथमेटिक्स का पेपर कवर कराएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो टंकी है हमारी वो आयत के आकार की है। तो जब आयत के आकार की कोई टंकी होगी तो वो इस टाइप से होगी कुछ। तो ऐसी जो आकृति होती है इसको हम घनाभ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? घनाभ। और घनाभ में हमें क्या निकालना है? उस टंकी में जो जल है उसका आयतन निकालना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हमें आयतन निकालना हो, जो चीज़ उसमें भरी हुई होती है, तो इट मीन्स दैट धारिता में निकालनी होती है। तो धारिता में जब हमें धारिता फाइंड आउट करनी हुई होती है तो हम उसमें उसका आयतन निकालेंगे। तो ये जो शेप बन रही है वही घनाभ की शेप बन रही है, तो हम किसका आयतन निकालेंगे? घनाभ का। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है LBH। ये LBH क्या होता है? L फॉर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लंबाई कितना है इसकी? 6 और b दे रखा है 2.4 और h दे रखी है हमें 1। इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सिक्का 144, 144 से कम 144 और पॉइंट लगा देंगे हम एक संख्या के पहले। तो यहाँ पर ये 14.4 मीटर की पावर 3 इसका आयतन आ जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है कि जो टंकी में जल भरा हुआ है वो आधा भरा हुआ है, तो हम इसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे तो ये 7.2 आ जाएगा। तो 7.2 मीटर की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है और ऑप्शन नंबर डी है घट या बढ़ सकती है। तो देखिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। वो रेखाएं देखिए, जो समांतर रेखाएं होती हैं वो हमेशा इस तरह से चलती हैं। उनके जो बीच की दूरी होती है हमेशा वो एक नियत अनुपात में रहती है, एक निश्चित अनुपात में रहती है। अगर इसको चाहे आगे बढ़ा दें, चाहे इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, चाहे इसको थोड़ा पीछे डालें, चाहे इसको पीछे डालें, लेकिन इनके बीच की जो दूरी रहती है वो हमेशा सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है न्यून कोण का, अधिक कोण का, समकोण का या प्रतिवर्ती कोण का। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो 90 डिग्री के कोण होते हैं वो कोण जो होते हैं हमारे वो समकोण होते हैं। उसके बाद में 90 डिग्री से जो छोटे कोण होते हैं उनको हम न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से जो अधिक मतलब 90 डिग्री से बड़े जितने कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं कहाँ गया? अधिक कोण। जबकि जो अधिक कोण होते हैं वो 90 से तो अधिक होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। इसी तरह से 180 वाले जो कोण होते हैं उनको हम ऋजु कोण बोलते हैं। अब 180 से ऊपर वाले जो कोण होते हैं उनको हम प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहद कोण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि जो 90 से छोटे होते हैं कोण उन्हें हम बोलते हैं न्यून कोण। 90 के जो कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं समकोण। 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे, या कह सकते हैं 90 से 180 के बीच में जो कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं अधिक कोण। और ठीक 180 का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। अब 180 से जो बड़े कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है 108 और 144 का लासा होगा। तो देखिए लासा निकालने के लिए हमारे पास में 3-4 मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको भाग विधि से इसका लासा निकाल करके दिखाऊंगा। तो देखिए 108 और 144 का लासा 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 54 आएगा, यहाँ 72 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 27 और यहाँ पर आएगा आपको 36। अब इस बार हम थोड़ा जल्दी करने के लिए 9 से कर देते हैं। वैसे तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके, अब 3 से करेंगे, लेकिन हम थोड़ा जल्दी से करें अगर इसको तो 9 से कर देते हैं। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये दोनों खुद स्वयं से ही कटेंगे, यहाँ 1 यहाँ 4, ये डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 3 12, 12 निम्मा 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी हो गए आपके 432। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी जो है सही रहेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, चाहे तो ये हमारी जो गुणनखंड सॉरी भाग विधि है उसको हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही पहले गुणनखंड करते हैं, लेकिन जल्दी अगर हमें कैसे करना है तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं, उनकी भुजाओं की माप दे रखी है हमारे लिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हमें उस त्रिभुज का प्रकार बताना है कि वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो जब भी हम समझ लेते हैं कि ये 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 ये तीनों ही एक पाइथागोरियन त्रिक हैं, जिसकी वजह से ये जो त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बिकॉज ऑफ ये तीनों ही जो माप है दे रखी हैं किसी भी त्रिभुज में, जब पाइथागोरियन त्रिक होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है इसमें बड़ी जो भुजा होती है उसको हम कर्ण मानते हैं, जिसका स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी की दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो देखिए 13 का जो स्क्वायर होगा वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लेते हैं चेक करके, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 25 और 44 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जबकि इधर भी कितना चल रहा है 169। यहाँ पर ये बात सही है कि इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक है। और जब पाइथागोरियन ये त्रिक है तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो हम जानते हैं कि एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए होते हैं, यानी 3 पहियों वाला जो होता है व्हीकल उसको ट्राई साइकिल बोलते हैं। तो एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए, तो 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए हो जाएंगे, 9 गुणा 3 इट मींस दैट 27 पहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इतने मीटर लंबी रस्सी में से इतने मीटर काट ली तो शेष रस्सी कितनी रहेगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि अगर कोई रस्सी है 10 मीटर लंबी और उसमें से 5 मीटर लंबी रस्सी हम काट लें तो कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तो हमने क्या किया, 10 में से 5 को घटा लिया। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि जो जितनी लंबाई है रस्सी की इतनी, इसमें से जितनी काटी गई उसको घटा देंगे, तो जो आंसर निकल करके आएगा हमारा वो बची हुई शेष रस्सी होगी। तो करते हैं, देखिए 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 8 चौक 32 और 5 37/8। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 2 का यहाँ पर आएगा 2 चौक 8 और 4 21 84 माइनस 37। अब 84 में से जब 37 को हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 47/8। अब इसमें ऑप्शन नंबर कोई सा भी ये करेक्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं करके देखते हैं, भाग करेंगे इसको तो 8 पंजे 40, 7 बचा आपका शेष पर। तो 5 सही, ये रहा 5 सही 7/8, 5 सही 7/8, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि मान ज्ञात करिए 37.188 डिवाइड बाई 3.6। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स कम है तो हमने 2 जीरो बढ़ा ली। तो ये जो है अब कुछ इस तरह से बन गया 37,188/3600। इसको देखिए हम सबसे अच्छा अगर नंबर देखा जाए तो इसको ये 18 से कट सकता है। तो देखिए 18 दूनी 36, 1 और 1 11 हो गया, और 11 18 के भाड़े में आते नहीं तो हम जीरो बढ़ाते हैं और ये हो जाएगा अब 118। 18 अट्ठे 108 होता है, सॉरी 18 छिक्का 108 होगा, 18 छिक्का 108 और अब बचे यहाँ से 10 और 8 मिलकर के फिर से 108 हो गया और 18 छिक्का 108 और यहाँ पर 18 दूनी 36 और 2 जीरो का इस तरह से 200 आ जाएगा। अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो देखिए 1033 और अपॉन 100, तो ये कुछ इस तरह से निकल करके आया 1033/100। और हम यहाँ पर अब यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे यानी 10.33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 24 की तरफ हम आते हैं, जिसमें हमसे बोला गया है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से लेकर 3000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है, जो कि होता है कि अगर हमसे पूछा जाए ए तथा बी के बीच कितनी संख्याएं हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं b माइनस ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया ए और बी के बीच में ना पूछ करके 999 और 3000 के बीच में पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 3000 माइनस 999 माइनस 1। 3000 में से 999 घटाएंगे तो आपका बचेगा, या इस तरह से कर सकते हैं कि 3000 माइनस 999 और 1 हो गया आपका 1000। तो 3000 में से जब 1000 को घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आंसर आएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी इसका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या, यानी निम्न में से 19, 17, 13 और 11 में से कौन सी संख्या 9361 यानी 9361 को विभाजित कर सकती है, वो भी किस टाइप से, बिना कोई शेषफल के। यानी कि अगर हम विभाजित करें इन संख्याओं से इसको, तो कोई भी शेषफल किस संख्या के द्वारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर इधर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कोई भी संख्या से विभाजितता के कुछ नियम होते हैं, तो ऐसे 11 से भी विभाजितता के कुछ नियम होते हैं। विभाजन के 11 के नियम होते हैं कि कोई जो संख्या होती है, अब हमारे यहाँ पर संख्या कितनी है, हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 9361। 11 से विभाजितता के नियम होते हैं कि इसके सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। दोबारा समझ लेते हैं कि इसके सम और विषम स्थान, पहले हम समझ लेते हैं कि सम है, ये स्थान पहला है और ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। तो इसमें विषम स्थान हो गए पहला और तीसरा, तो इनको जोड़ लेते हैं। विषम स्थान पे पहले और तीसरे में 9 और 6, 9 और 6 हो गए हमारे 15। इसी तरह से दूसरा और चौथा सम स्थान है, तो इनका योग हो गया 3 और 1 4। तो अब इनका अंतर यानी विषम और सम स्थानों के योग का अंतर, तो 15 और 4 का अंतर हो गया हमारा 11, जो कि 11 है और 11 से विभाजित भी होता है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9361 जो है वो 11 से ही विभाजित हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है कि एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो इसको हम अमूमन से डेढ़ भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं, सीधी सी बात है कि डेढ़ में कितने आधे होते हैं, तो 3 आधे मिलकर के डेढ़ बनाते हैं। या फिर इसको हम क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक सही 1/2 में हम 1/2 से भाग कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ 2 एकम 2 और 1 3/2 भाग 1/2। तो 3/2 जब यहाँ पर ये चिन्ह हटाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वैसे भी हम जानते हैं कि 3 आधे मिलकर के डेढ़ बनाते हैं, और हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व करके इसको देखा, तब भी हमारा आंसर 3 आया। उसके बाद में अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, जो कि थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें याद रखना होगा बोर्ड मास को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में हम ओ की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। उसके बाद में हम डिवाइडेशन पर बढ़ेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर डिवाइड भी गई नहीं है, तो हम अब बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाकी चीजों को ऐसे रहने देंगे। 44 माइनस 6 प्लस, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 43 गुणा 2, 43 दूनी 86 माइनस 87। उसके बाद में हमारे पास में 2 ऑपरेशन है, एक माइनस और एक प्लस। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। अब तो देखिए ऐड किस किस में करेंगे, ये जो ऐड वाले मतलब जो प्लस वाले संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे, जबकि माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9 और 4 13, 130 माइनस 93। जब 130 में से 93 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 37। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें बोला गया कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। तो देखिए परिसीमा का मतलब होता है किसी भी शेप का परिमाप। तो यहाँ पर बात करी जा रही है वर्ग की, तो हम जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा 4a होता है। तो यहाँ ए का मतलब होता है उसकी भुजा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे लिए भुजा दी हुई है 8.2 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे 4 गुणा भुजा 8.2, तो गुणा करते हैं 4 दूनी 8
और 4 अट्ठे 32, तो 32.8 सेंटीमीटर जो है वो इसकी परिसीमा होगी और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जिसमें बोला गया कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, अब कितने प्रतिशत पेट्रोल उस टिन के बर्तन में रह गया। तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टिन का बर्तन है जिसमें ऑलरेडी 20 लीटर पेट्रोल रखी हुई है, रिसाव के कारण उसमें से 3 लीटर पेट्रोल निकल गया, तो शेष पेट्रोल कितना रह गया पहले तो ये चेक करते हैं। शेष पेट्रोल की जो मात्रा रही वो रही 17 लीटर। तो कह रहा है कि जो शेष पेट्रोल रह गई वो कुल पेट्रोल की कितने प्रतिशत रह गई। तो हम जानते हैं हमारे पास में टोटल कितने परसेंट थी, पहले से 100% थी, तो 3% वो निकल गई। तो इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको बेसिक वाला जो तरीका है वो बताता हूँ। तो 17 लीटर पेट्रोल रह गई यहाँ पर, तो 17 जो लीटर पेट्रोल रहेगी वो कितने में से रह गई, 20 लीटर में से। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पर ये इस टाइप से आएगा कुछ, तो 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, यानी 85% पेट्रोल उसमें पहले की अपेक्षा रह गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन 2011 यूपी टेट मैथमेटिक्स का हमसे पूछा जा रहा है कि 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 पेंसिलों का जो मूल्य है वो है 20 रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20/3 रुपए। अब हमसे पूछा जा रहा है 6 दर्जन पेंसिलों का, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मतलब 72 पेंसिल हो गई, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में 72 होंगे, तो 72 पेंसिलों का मूल्य पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ये 72 का 20/3 गुणा 72। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 2 4, 3 चौक 12, तो 24 दूनी 48 और ये वाला जीरो हमने यहाँ लगा लिया, तो 480 रुपए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने 2011 का यूपी टेट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, और अब हम कुछ ही दिनों में 2013 का यूपी टेट का मैथमेटिक्स लेकर के आएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।